हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल अपटेक के पार्ट 4 को। खनिज पोषण का अवशोषण के अंतर्गत हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय आयन अवशोषण की विधि। कई ऐसे तर्क पेश किए गए जिसके माध्यम से ये समझाया गया कि पादपों में विभिन्न खनिज पोषकों का अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा संपन्न होता है। और निष्क्रिय विधि के अंतर्गत इसीलिए होता है क्योंकि बाह्य वातावरण के अंतर्गत लवणों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आसानी से विसरण विधि के द्वारा ट्रांसफर होता है। इसलिए इस को समझाने के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो विसरण सिद्धांत था। इसके बाद में द्रव्य प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से भी निष्क्रिय अवशोषण को स्पष्ट किया गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे तर्क पेश किए गए जिसके कारण निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि के द्वारा पादपों में लवण अवशोषण को नहीं समझाया जा सकता। जैसे लवण का अवशोषण सीधा सा उपापचय से संबंधित होता है, श्वसन क्रिया से संबंधित होता है। श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया होती है, अर्थात ये निष्क्रिय नहीं हो सकता। दूसरा, पादपों में लवणों का अवशोषण और संग्रहण सामान्य विसरण विधि के दर द्वारा अवशोषित लवणों की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। तो अधिक कैसे हुआ, इसको निष्क्रिय विधि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। संग्रहण होने पर लवणों की सांद्रता कोशिका रस में बढ़ जाती है और बाह्य माध्यम में उसकी तुलना में कम होती है, तो भी बाह्य वातावरण से या बाह्य द्विक स्थान से आंतरिक द्विक स्थान में लवण किस प्रकार से प्रवेशित होते हैं, निष्क्रिय आयन अवशोषण विधि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन या सक्रिय आयन थ्योरी डेवलप की गई। इस थ्योरी के अनुसार जैविक क्रिया के फलस्वरूप, जिसमें श्वसन क्रिया इंपॉर्टेंट होती है, इन क्रियाओं के फलस्वरूप एटीपी निर्मित होती है और एटीपी द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा ही या ऊर्जा के उपभोग के द्वारा ही लवणों का अवशोषण होता है। कैसे स्पष्ट किया गया? इस सिद्धांत को ऐसे स्पष्ट किया गया कि जब श्वसन क्रिया तीव्र होती है उस स्थिति में पादपों में लवणों का अवशोषण भी ज़्यादा होता है, संग्रहण भी ज़्यादा होता है। जब श्वसन क्रिया कम होती है उस स्थिति में लवणों का अवशोषण भी कम होता है। निम्न ऑक्सीजन की स्थिति में श्वसन क्रिया कम होती है, उस स्थिति में लवण अवशोषण भी कम हो जाता है और निम्न ताप पर भी सेम की सेम क्रिया रिपीट होती है। दूसरा कि सक्रिय अवशोषण द्वारा ही अवशोषण होता है कि पक्ष में जो सिद्धांत दिया गया था, जो तर्क दिया गया था, वो था कि लवणों का अवशोषण निष्क्रिय विधि द्वारा अवशोषण की दर से बहुत ही अधिक होता है। अर्थात सामान्यतः पौधों में अवशोषण की दर बहुत ही अधिक होती है, जो केवल और केवल सक्रिय आयन अवशोषण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो कुछ इन एविडेंस के आधार पर ये प्रूव हो जाता है कि पादपों में अधिकांश लवणों का अवशोषण एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन के द्वारा ही संपन्न होता है। एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत कई सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अपने मतानुसार दिए गए हैं, जिसमें वाहक परिकल्पना, साइटोक्रोम पंप परिकल्पना, आयन विनिमय परिकल्पना इत्यादि प्रकार की। तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वाहक परिकल्पना द्वारा सक्रिय आयन अवशोषण कैसे होता है और वे कौन से सिद्धांत हैं जो वाहक परिकल्पना सिद्धांत को मजबूती प्रदान करते हैं और इसकी कमियां क्या है। वाहक परिकल्पना को प्रतिपादित किया था वान डेन हॉर्नेट के द्वारा 1936 में। इस परिकल्पना के अंतर्गत होता क्या है? इस परिकल्पना के अंतर्गत कोशिका के बाहर पाए जाने वाले
क्षेत्र को आउटर स्पेस या बाह्य द्विक स्थान कहते हैं, आउटर स्पेस। जबकि कोशिका कला के आंतरिक भाग की ओर पाए जाने वाले क्षेत्र को इनर स्पेस के नाम से या आंतरिक द्विक स्थान के नाम से जाना जाता है। तो आउटर स्पेस हुआ और इनर स्पेस हुआ। इन दोनों स्पेस के मध्य पाए जाने वाली झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सामान्य तौर पर कुछ एक आयन्स के लिए अपारगम्य होती है। जो आयन इससे पार नहीं हो सकता, उन आयनों को ट्रांसफर करने के लिए, उन आयन्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ विशेष वेक्टर इस झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं और वेक्टर की सहायता से ही या कैरियर की सहायता से ही वो दूसरे स्पेस की ओर स्थानांतरित होते हैं। कैरियर पाए जाने के कारण ही इस परिकल्पना को कैरियर परिकल्पना या वेक्टर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विशेष प्रोटीन से निर्मित कुछ अणु पाए जाते हैं जिनको वाहक कहते हैं। क्या नाम देंगे? वाहक। ये कैरियर है। इनकी एक विशेष संरचना होती है। इस संरचना के कारण ही वो विशेष प्रकार के आयन, चाहे वो कैटाइन हो या एनाइन हो, इससे जुड़ सकता है। उससे पहले होगा क्या, इस वाहक में एटीपी की सहायता से एटीपी कंज्यूम होगी। इसके फलस्वरूप बनी हुई रासायनिक अभिक्रिया के तहत एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है। इससे निकली हुई ऊर्जा इस वाहक को सक्रिय करता है। तो ये जो वाहक बनेगा वो कौन सा बनेगा? एनर्जिक या एक्टिव वाहक होगा, कैरियर होगा। तो ये सक्रिय वाहक। सक्रिय वाहक की विशेषता क्या होगी कि इस वाहक की सतह पर विशेष रिसेप्टर साइट विकसित हो जाते हैं, बंधक क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, जिससे आसानी से वो कोई आयन इससे जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि बाह्य वातावरण से ये इस कैरियर को पॉजिटिव आयन को ले जाना है तो इसकी सतह इस प्रकार से परिवर्तित होगी कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाए, कुछ खांचे बन जाए जो पॉजिटिव आयन को आसानी से उसके साथ में जोड़ सके। या फिर इसको नेगेटिव आयन को ट्रांसलोकेट करना है, उस स्थिति में इसमें बनी हुई संरचना उसके पूरक होगी। तो ये पूरक और अनुपूरक संरचना में परिवर्तन जो हो रहा है वो किसके कारण होता है? एडीपी के कारण, एटीपी के कंज्यूम होने के फलस्वरूप। सक्रिय वाहक इस झिल्ली की बाह्य सतह पे आकर बाह्य या आउटर स्पेस में मौजूद आयंस को, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो या नेगेटिव आयंस हो, को ग्रहण करता है। तो इन दोनों के जुड़ने के फलस्वरूप, किसके? कैरियर और आयन के जुड़ने के फलस्वरूप एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इसको नाम देते हैं वाहक कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्रण। आयन इस झिल्ली से आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स रूप में हो जाता है, तुरंत प्रभाव से वो इस वाहक के द्वारा दूसरे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स इस झिल्ली के आउटर सरफेस से होते हुए इनर सरफेस तक जाता है। अब वहाँ पे वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण सक्रिय हुआ था, और सक्रिय होने के कारण ही वो आयन से जुड़ा था। अब वो क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय होने के कारण इनके मध्य बनने वाला आकर्षण बंध समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप आयन होता है वो इनर सतह पर मुक्त हो जाता है। तो इनर स्पेस में वो मुक्त हो गया। यदि वो निष्क्रियण की क्रिया नहीं होती है तो कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहता है। तो कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे जाकर के निष्क्रिय हो जाता है और आयन को इनर स्पेस पे मुक्त कर देता है। वो वाहक पुनः एटीपी की सहायता से सक्रिय होते हैं और दूसरे अन्य किसी आयन को आंतरिक या इनर स्पेस में लगातार मुक्त करता रहता है। अब इस क्रिया को एक्टिव नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर एटीपी प्रयुक्त हो रही है। जब तक एटीपी के प्रयुक्त होने के बाद वाहक सक्रिय नहीं होता, तब तक वो आयन वाहक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं कर सकता, अर्थात वो आयन को ट्रांसफर करने में असक्षम होता है। अब चूंकि ये वाहक के द्वारा लेके जा रहा है, इसलिए आंतरिक सतह पर
चाहे कितने ही आयंस हो या आयंस की सांद्रता यदि बढ़ जाती है तो भी ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ट्रांसफर लगातार जारी रखता है। तो इस विधि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोशिका में जब आयंस की सांद्रता अधिक हो जाती है तो भी आयनों का संग्रहण लगातार जारी रहता है। वाक परिकल्पना को समर्थन देने के लिए कुछ मत प्रस्तुत हुए, जिससे ये साबित हो गया कि वाहक परिकल्पना के द्वारा ही पादपों में सबसे अधिक लवणों का अवशोषण होता है। इसमें जो पहला सिद्धांत दिया था वो आइसोटोपिक एक्सचेंज था, समस्थानिक विनिमय की प्रक्रिया। इस सिद्धांत को एप्स्टीन और लेगेट को 1956 के अंतर्गत समझाया गया था। इन्होंने क्या किया था, जो कि कटी हुई मूल को पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के विलयन में बार बार से रखा। इन्होंने जो आइसोटोपिक एलिमेंट लिया था वो S35 था, भारी तत्व था। तो S35 युक्त सल्फेट का उपयोग इन्होंने किया था। तो जैसे ही जो की कटी हुई मूल को पहले पोटेशियम सल्फेट में रखा गया और उसके बाद में कैल्शियम सल्फेट में रखा गया, तब इन्होंने ये पाया कि पहले कुछ देर तक रखने पर विलयन में जो समस्थानिक युक्त सल्फेट थे वो कुछ समय के बाद में बाह्य वातावरण के अंदर मुक्त नहीं होते। तो केवल और केवल क्या हुआ, बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण के अंतर्गत ही प्रवेशित हुआ। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत सल्फेट भारी तत्व युक्त सल्फेट पाए गए, जबकि आंतरिक वातावरण में नहीं पाए गए। इससे ये सिद्ध हो गया कि लवणों का अवशोषण विशेष प्रकार के वाहक द्वारा ही संपन्न होता है, और वो संपन्न होता भी कैसा है, आउटर स्पेस से इनर स्पेस की ओर जाता है। कभी भी इनर से आउटर में विनियमित नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, हालांकि समान आवेश इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इसीलिए होता ये क्योंकि बाह्य आंतरिक वातावरण में जैसे कॉम्प्लेक्स जाता है, तो कॉम्प्लेक्स जाने के बाद में आयंस को मुक्त कर देता है तो कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में ये आयंस और वाहक वापस कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं कर सकते, जबकि जैसे ये आउटर सरफेस पे आएगा उस समय एटीपी प्रयुक्त होने के कारण ये सक्रिय हो जाता है। तो वाहक के सक्रिय होने के कारण आसानी से आउटर सरफेस पे पाए जाने वाले एनायंस के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर जाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि बाह्य सतह पर वाहक आयन का कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि आंतरिक सतह पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। इसलिए बाहरी सतह पर आते हुए वाहक कभी भी आंतरिक सतह से आयन को बाहर नहीं ला सकते। एक पहला सिद्धांत आइसोटोपिक एक्सचेंज का। दूसरा विशेषता या स्पेसिफाई कहलाता है। एप्स्टीन और हैगन ने 1952 के अंतर्गत पुनः इस मत को प्रस्तुत किया था। इस मत के अनुसार बाह्य वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न आयन के वाहक अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि कोई समान संयोजी तत्व है तो उनके लिए एक ही प्रकार का वाहक प्रयुक्त हो सकता है। विशिष्ट इसीलिए है क्योंकि एक संयोजी तत्व के लिए और द्विसंयोजी तत्व के लिए अलग अलग प्रकार के वाहक प्रयुक्त होते हैं, उनकी एक दूसरे की सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्होंने क्या किया था कि पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम, जो कि सभी एक संयोजी तत्व है, को मिश्रित रूप में जब मूल को अवेलेबल करवाया गया, उस स्थिति में इनकी अवशोषण क्रिया प्रभावित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सभी एक संयोजी है और एक संयोजी तत्वों के लिए एक ही प्रकार के वाहक होता है, अर्थात ये एक दूसरे से वाहक से जुड़ने के लिए कंपटीशन करेंगे। तो होता इसमें यही है कि पोटेशियम और सीजियम की सांद्रता को यदि बढ़ा देते हैं तो ये रुबिडियम से कंपटीशन करने के कारण
आ जाती है। तो संतृप्ति अवस्था में आने के बाद अवशोषण क्रिया रुक जाती है या फिर स्थिर हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है सक्रिय लवण अवशोषण के अंतर्गत वाहक परिकल्पना के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइटोक्रोम पंप परिकल्पना के बारे में। थैंक यू।